हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आज जो क्लास आपकी चल रही थी अभी, उत्तर वैदिक काल चल रहा था, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा आपका टॉपिक था। तो उत्तर वैदिक काल आपका मोस्टली हो गया था और लास्ट कुछ टॉपिक बचा था, मेरे को जाना पड़ गया था तो मैं भाग गया था। कॉकरोच हूँ ना, कहीं पे भी उड़ जाता हूँ, तो भाई ये कि कॉकरोच हूँ, कहीं पे उड़ जाता हूँ। यहाँ पे जो आपका रह गया था, उत्तर वैदिक काल का अर्थव्यवस्था आपका रह गया था क्या। उत्तर वैदिक काल का अर्थव्यवस्था, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हालांकि थंबनेल पे आपको एक नया टॉपिक दिख रहा होगा, तो ये नए टॉपिक की क्लास है, बस 5 से 10 मिनट इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, बराबर ना। चलो भाई साहब, अच्छा हंसता हूँ, हंसता मुस्कुराता इंसान हूँ भाई, सुनना पड़ेगा। कॉकरोच हूँ। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन, यहाँ पे आर्थिक जीवन की बात करेंगे। देखो, वैदिक काल से बात करते हैं कि वैदिक काल में क्या था भाई। वैदिक काल में क्या था। वैदिक काल में था आपका, हंसी कंट्रोल करो पहले। वैदिक काल में था कि भैया यहाँ पे पशुपालन हो रहा था, ठीक है भैया, पशुपालन हो रहा था। लेकिन वैदिक काल के अंत तक हमने क्या देख लिया था, ऋग्वैदिक काल के अंत तक क्या देख लिया था हमने, कि ऋग्वैदिक काल के अंत तक भाई साहब आपके यहाँ पे क्या खेती होने लग गई थी। अब वही खेती क्या करेगी, आपके स्थायी जीवन की शुरुआत करेगी। जब स्थायी जीवन होगा तो अधिशेष उत्पादन होगा। जब अधिशेष उत्पादन होगा तो विभिन्न प्रकार के शिल्प होंगे। आपने देखा था ऋग्वैदिक काल के अंत तक कमार आ चुके थे, चमड़े का काम करने वाले चमार आ चुके थे, आपके साथ में रथ का काम करने वाले आ चुके थे, जो आपके बाढ़ई होते बढ़ई बढ़ई आ चुके थे। ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे आ चुके थे। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि की। तो देखो, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की अपेक्षा क्या कृषि प्रमुख व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गई थी, ठीक है भैया। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बन गई थी और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं, तो इन दोनों में आपको एग्रीकल्चर संबंधी बहुत सारी गतिविधियां आपको मिल जाएंगी। कृषि के महत्व की बात करते हैं, कृषि के महत्व की बात करते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि विकास हेतु विशेष अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार राजा जनक ने स्वयं को अपने हाथों से हल का फल पकड़ा हुआ था क्या। शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है कि राजा जनक, अच्छा राजा जनक किस जनपद के राजा थे बताओ। किस जनपद के, विधेय विधेय जनपद के थे कि नहीं। अभी ऊपर पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था दूसरी क्लास में। एक दार्शनिक राजा थे। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार क्या जानकारी मिलती है कि ये राजा जनक जो स्वयं राजा है, वह स्वयं हल को चलाता है। इससे क्या आपको कृषि के बढ़ते महत्व की जानकारी मिलती है। जुताई की बात करें तो काटक संहिता में आपको जानकारी मिलती है कि 24 बैलों के द्वारा हल जोते जाते थे। 24 बैल, कितना विशाल हल होगा। एक साथ कितने हल जोते जा रहे होंगे, आपको समझो कि 24 बैलों के द्वारा हल जोतने के प्रमाण मिलते हैं। इससे गहरी जुताई और कृषि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था, इसकी जानकारी मिलते हैं। सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो अर्थववेद से जानकारी मिलती है कि वर्षा कूप और कुल्या, वर्षा कूप क्या था बेटा, कुएं आधारित सिंचाई, और कुल्या क्या था आपका, नहर या जाल वाटर कैनल आपकी बनाई गई थी, ठीक ना। जाल नाली आपकी बनाई गई थी, ठीक ना। नहर आपकी बनाई गई थी, या जल नाली वाटर कैनल आपकी बनाई गई थी। इस बात को आप क्या रखना, उत्तर वैदिक काल में वाटर कैनल के साक्ष्य मिलते हैं। खाद की बात करें तो यहाँ पे आपका कृषि में खाद का उपयोग होता था, मुख्यतः गोबर की खाद, मुख्यतः गोबर की खाद। और खाद के लिए जो शब्द है आपके सकृत और करीसु। करीसु आपसे पूछा गया है, करीसु खाद के लिए शब्द बेटा, करीसु आपसे पूछा गया है, और सकृत भी आपसे पूछा गया है। तो करीसी और सकृत आपको याद रखना है, किसके लिए बेटा, खाद के लिए प्रयुक्त शब्द है। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो कृषि को प्रभावित करने के लिए अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं मिलती है। इनसे बचने के लिए अथर्ववेद में बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख किया गया था। बात करते हैं अकाल की, तो छांदोग्य उपनिषद में उस समय पर आए दुर्भिक्ष या अकाल की जानकारी प्राप्त होती है। अन्न की बात करें तो तैत्रेय उपनिषद में कहा गया है अन्नम ब्रह्मा, अर्थात अन्न को ही ब्रह्मा माना गया है। अर्थात सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, जीवन का आधार अन्न है। तो अन्न के महत्व के रूप में आपसे पूछ सकता है कि अन्ना ब्रह्मा शब्द किस ग्रंथ में किया गया है, या अन्न का महत्व अन्ना ब्रह्मा के रूप में कहाँ बताया गया, तो कहाँ पे, तैत्रेय उपनिषद में। कहाँ बेटा, तैत्रेय उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद में आपको दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे खाद के लिए करीसी और सकृत शब्द आपको मिल रहा है। अथर्ववेद में आपको सिंचाई के लिए क्या, वर्षा को क्या, कुल्या जैसा शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कल संडे, याद रखना हम लोग क्या मैराथन करने वाले हैं बेटा। कोशिश करता हूँ आज शाम तक यूनिट 2 खत्म हो जाए अपनी। कृषि उपकरण की बात करें तो हल और बैल आपको मिलते हैं। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वोवेन क्या, पृथ्वोवेन ने सर्वप्रथम कृषि और हल को जन्म दिया था। किसने, पृथ्वोवेन ने कृषि या हल को जन्म दिया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी भारतीय ज्ञान परंपरा पूछते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा से हो गया क्या। अथर्ववेद में बताया गया बेटा कि पृथ्वोवेन ने सर्वप्रथम कृषि एवं हल को जन्म दिया था। कृषि श्रम की बात करें तो इस काल में
किसी कार्यों में सामान था, दास नहीं लगाए जाते थे। खेती जो करते थे आपके परिवार के सदस्य या घरेलू श्रमिक करते थे। प्रमुख फसलों में आप गेहूं और चावल, जौ के अतिरिक्त गेहूं और चावल आपको देखने को मिलेगा। चावल की बहुत सारी किस्में आपको देखने को मिलती हैं। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का वर्णन है। एमपीपीएससी मेंस में 2 नंबर में आ चुका है, ठीक ना। चावल की 5 किस्में कौन कौन सी बेटा? महाबीरी, कृष्णवीरी, शुक्लवीरी, आसुधान और हायन। हायन कौन कौन सी? महाबीरी, कृष्णवीरी, शुक्लवीरी, आसुधान और हायन। महाबीरी, कृष्णवीरी, शुक्लवीरी, आसुधान और हायन। फिर से बोलो, जहां बैठो वही रट्टा मारो। महाबीरी, कृष्णवीरी, शुक्लवीरी, आसुधान, हायन। अथर्ववेद में चावल की 2 किस्म बड़े थे, ब्रीही और तंदुल। अथर्ववेद में 2, ब्रीही और तंदुल, और आपके यजुर्वेद में 5। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो अतरंजी खेड़ा से और हस्तिनापुर से। कहां से बेटा? अतरंजी खेड़ा से और हस्तिनापुर से आपको चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गेहूं की बात करें तो वाजन सही संहिता में गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछ सकता है गोधूम का अर्थ क्या बेटा? तो गेहूं है। कहां पर प्रयोग किया गया है? वाजन सही संहिता पर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है, ऐसे आप लोग फंस जाते हो, परेशान होते हो, ठीक ना। चलो यहाँ पे देखो क्या क्या देखा हमने, रिवीजन कर लो। कृषि व्यवसाय हो गया था, काटक से तो जानकारी मिलती है। वर्षा कूप कुल्या, गोबर की खाद को सकृत कृषि कहते हैं। अन्न ब्रह्मा शब्द कहाँ पे आया? तैतरीय उपनिषद में आया। चावल के अवशेष अतरंजी खेड़ा हस्तिनापुर से। गेहूं का वैदिक नाम गोधूम था। कहाँ से जानकारी मिलती है बेटा? में वाजन से ही संहिता से मिलती है। चावल की 5 किस्में, महाबरी, किस्मी, शुक्लबरी, आसुदान, हायन कहाँ पे थी? आपकी यजुर्वेद में। कहाँ पे बेटा? यजुर्वेद में। पशुपालन की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में आपका कृषि प्रमुख व्यवसाय बन चुकी थी, परंतु पशुपालन भी हो रहा था। अथर्ववेद के अनुसार, अथर्ववेद में क्या, एक स्थान पर गाय, बैल और घोड़े की प्राप्ति हेतु इंद्र की प्रार्थना की गई है। गौ का महत्व आपको बता दूं तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, अतः इनके मांस भक्षण को अनुचित बताया गया है। गौ पूजा की बात करें तो अथर्ववेद में विस्तृत मंत्र दिए गए गौ पूजा से संबंधित। गाय को पूज्य माना जाता है। गौ हत्या को गंभीर अपराध समझा जाता है। गौ हत्या के लिए मृत्युदंड का भी उल्लेख मिलता है, ठीक ना। हाथी पालन की तो उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि पालतू हाथियों का पालन होने लगा। हाथियों की देखभाल करने के लिए व्यक्तियों को हस्तक्षेप कहा जाता था। हस्तक्षेप कौन थे बेटा? हस्तक्षेप वो व्यक्ति थे जो हाथियों की देखभाल करते थे। तो यहाँ पे देखो पशुपालन भी आपको एग्रीकल्चर के साथ साथ दिख रहा है, ठीक ना। अन्य में बात करें सूकर, शतपथ ब्राह्मण में सूकर का उल्लेख मिलता है। कैवर्त, यजुर्वेद में कैवर्त तो मछुआरों का, कैवर्त क्या, जो फिशर्स हैं, जो फिशरमैन है कैवर्त कहते हैं, उनका उल्लेख मिलता है। शिल्प की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में जो उत्पादन होता है अधिशेष में भी, उत्तर वैदिक काल में उत्पादन अधिशेष अभी इतना विकसित नहीं हुआ था कि व्यापार शहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण करे। हालांकि यहाँ पर शिल्प और व्यवसाय विकसित विकसित हो चुके थे, और आगे चलकर देखेंगे कि आपका अधिशेष उत्पादन इस अवस्था तक पहुंच जाएगा कि आपका शहरों का विकास होगा। प्रमुख शिल्पों की बात करूं तो वाजन सही संहिता में मत्स्य पालन, कुलालगिरी, धोबीगिरी और बिसक आपको मिलते हैं। चांदी का प्रथम उल्लेख आपको कहाँ पे? अथर्ववेद में पहली बार मिलता है चांदी का। चांदी का आपको पता, गोल्ड आपको ऋग्वेदिक काल में गोल्ड था, सिल्वर नहीं था, याद है ना। यहाँ पे आपको चांदी भी आ गया। लोहे के लिए आपको वाजन सही संहिता में श्यामयस और जैमिनी संहिता में कृष्णयस, देख लो ये शब्द पूछ सकता है। वाजन सही संहिता में श्यामयस और जैमिनी संहिता में आपको कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। बस उद्योग की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में कपास का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। बुनाई का कार्य मुख्यतः स्त्रियों द्वारा किया जाता था। कढ़ाई का काम स्त्री करती थी। इसको बन गया पेशकरी। जो कढ़ाई का काम करने वाली स्त्री है, कढ़ाई का काम करने वाली स्त्री है, उसको क्या पेशकरी के नाम से जानते हैं, पेशकरी के नाम से। व्यवसायिक संगठनों की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में निम्न शब्दों में प्रयोग संभवतः संगठनों के लिए होता था। उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठी, गण या गणपति, ये क्या थे आपके व्यवसायिक संगठन थे। क्या? श्रेष्ठी, गण और गणपति। क्या? श्रेष्ठी, गण और गणपति आपके व्यवसायिक संगठन थे। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो व्यापार का आधार अभी मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम था। क्या था? बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। प्रारंभिक मुद्रा की बात करें, प्रारंभिक मुद्राओं की बात करें बेटा
प्रारंभिक मुद्रा की बात करें तो निष्क, शतमान, कुणाल और पाद। प्रारंभिक मुद्रा में क्या, निष्क, शतमान, कुणाल और पाद आपको दिखेगी। निष्क, शतमान, कुणाल और पाद आपको आरंभिक मुद्राओं में दिखेगी। इस बात को आपको याद रखना। अब यहाँ पे सुनना, मैं थोड़ा साइलेंट हो रहा हूँ, पे क्यों हो रहा हूँ, गौर से पढ़ो। आरंभिक मुद्राओं में निष्क और शतमान, कुणाल और पाद, कृष्णाल और पाद। अब निष्क और शतमान आपको याद है ऋग्वेदिक काल में क्या था बेटा, आभूषण थे। अब लेगा ना, कुछ सिक्कों का उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या है, नियमित मुद्रा नहीं थी आपकी, ये नियमित मुद्रा के भाग नहीं थे, बट यहाँ पे मुद्राओं के रूप में प्रचलित हो गए। पहले क्या थे आपके, विनिमय प्रणाली में थे, बट आभूषण थे। निष्क आपका गले में धारण करने वाला आभूषण था, याद है कि नहीं याद है, याद है। जो भारमान होता है निष्क और शतमान का 332 रत्ती था, 320 रत्ती, 320 रत्ती। अब रत्ती क्या होता है, तो पहले के काल में आपको मापने की इकाई होती थी रत्ती। किड़ाल, किड़ाल 1 रत्ती 1.8 ग्राम। जी आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, याद करना 320 याद कर लो, सिंपल सा था, याद हो जाएगा आपको। तौल की इकाइयों की बात करें तो तौल की इकाई रत्ती का और गुंजा तौल की प्रमुख इकाई थी। मुद्रा व्यवस्था की स्थिति की बात करते हैं, मुद्रा व्यवस्था की स्थिति की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में निश्चित भार, निश्चित आखिरी, निश्चित मूल्य के सिक्के प्रचलन में नहीं थे। महाजनी और सूदखोरी की बात करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में महाजनी और सूदखोरी का उल्लेख मिलता है, और महाजनों को कुशीदीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, महाजनों को कुशीदीन शब्द का प्रयोग कहते हैं। किसका, कुशीदीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। समुद्र का ज्ञान तो शतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय का उल्लेख मिलता है, मतलब बाढ़ का, फ्लड का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। इससे संकेत मिलता है कि उत्तर वैदिक लोग समुद्र से परिचित हो चुके थे। नगरों का प्रारंभ बात करें, नगरों के प्रारंभ की तो तैत्रेय अरण्यक में पहली बार नगर शब्द का उल्लेख मिलता है, किंतु उत्तर वैदिक काल के अंत तक केवल प्रारंभिक नगरों का विकास हुआ था, बड़े नगरों का नहीं। प्रारंभिक नगरों में जैसे आपके हस्तिनापुर, आपकी कौशाम्बी, हस्तिनापुर और कौशाम्बी। तो इस प्रकार से लास्ट क्लास का टॉपिक रह गया था क्या, लास्ट क्लास का टॉपिक रह गया था उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था, जिसमें कृषि, पशुपालन, व्यवसाय आपको देखना था, कर लिया है। यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं हाईलाइट किए गए, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ बेटा किस पर, लोहे प्रौद्योगिकी के प्रारंभ। भारत में आपका आयरन टेक्नोलॉजी कब से आती है, कैसे काम करती है। एक छोटा सा टॉपिक है, 5 से 7 मिनट का है, छोटा सा टॉपिक है, 5 से 7 मिनट का है। फिर आपका महत्वपूर्ण महाजनपद, क्या आपका महाजनपद, ठीक है ना। चलो, इसका थंबनेल आपको दिख रहा होगा, लोहे प्रौद्योगिकी प्रारंभ, बस यही थंबनेल इसका। भारत में लोहे प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो बेटा कब से, उत्तर वैदिक काल से आरंभ माना जाता है। श्यामस और आपका कृष्ण ऐसे यहाँ पे नाम मिलता है वैदिक काल में। एक का वाजन सही संहिता में, एक आपका दो संहिता पढ़ी बना पड़ी ना, एक का वाजन सही संहिता और आपका दूसरा जैमिनी संहिता। वाजन सही संहिता में श्यामस और जैमिनी संहिता अच्छा, इसको याद कैसे करें हम लोग, मैं भी याद कर तो अभी कुछ माइंड में रखो। जैसे मान लो भैया दो संहिता है, क्या, वाजन सही और जैमिनी, तो याद कैसे होगा, जैमिनी कृष्ण याद कर लो, कृष्ण जैमिनी, कृष्ण जैमिनी, कृष्ण जैमिनी, श्याम व्यास, श्याम व्यास से श्याम भाजन से ही, श्याम व्यास से श्याम भाजन से ही। कहीं बैठ के मुझे भी याद, यहीं बैठ के आपको याद। चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते बेटा। और लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से बेटा, अतरंजी खेड़ा से मिला है, एटा उत्तर प्रदेश से मिला है। लोहे युग और मृदवान की बात करें तो यहाँ पे आपको रखना चित्रित दूसरा मृदवान, उत्तरी काले पॉलिसर मृदवान, आपको बताया था मैंने। अब देखो कितने अच्छे से याद हो गया होगा आपको, मैप बनाया था। या उत्तर वैदिक कालीन लोग पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो आपका यूपी, उत्तरी यूपी या पश्चिमी, पश्चिमी यूपी, उत्तरी यूपी से आपको क्या चित्रित दूसरे मृदवान मिलते हैं। और आपको उत्तरी यूपी और आपको बिहार से क्या मिले बेटा, आपको उत्तरी काले पॉलिसर मृदवान मिलेंगे। पढ़ा था कि नहीं, याद है कि नहीं। लोहे के उपकरणों में कहाँ से मिलते बेटा, अतरंजी खेड़ा, अहिच्छित, हसनापुर, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, नोए, कांपिल इत्यादि जगह से आपको लोहे के उपकरण मिलते हैं। लोहे के फाल की बात करें तो अर्थवेद में लोहे के फाल का उल्लेख मिलता है। धातु घुलाने की भट्टी आपको अतरंजी खेड़ा से मिलती है। लोहे प्रौद्योगिकी की बात करूं तो लोहे प्रौद्योगिकी विकास से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था व्यापक परिवर्तन हुआ। सबसे पहले कृषि का विकास, तो जंगलों में सफाई हुई, कृषि का विस्तार हुआ, आपके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। आर्थिक प्रभाव की बात करूं तो अधिशेष उत्पादन संभव हुआ, व्यापार और शिल्प का विकास हुआ। ऐतिहासिक प्रमाण की बात करूं प्रभाव की, तो आगे चलकर इसी लोहे प्रौद्योगिकी ने सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण की नींव रखी। बड़े नगरों का विकास हुआ, महाजनपदों का विकास हुआ और विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई, विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। बस ठीक ना, तो आपका बचा हुआ लोहे काल था पूरा खत्म कर दिया है। अब आते हैं हम लोग किस पर, महाजनपद काल पर।
महाजनपद काल एक बहुत बड़ा पीरियड है आपका, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। आपका पे सिलेबस दिखा दूं मैं क्या क्या बचा हुआ है, नहीं दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि आज ही मुझे खत्म करना है। आज 27 तारीख है, आज आपको 4-5 क्लास मिलने वाली है। देखता हूँ मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ कितने बजे तक, क्योंकि कल संडे को मेरा टारगेट है यूनिट 2 की मैराथन क्लास। उसके लिए पीपीटी बनाना, पीपीटी भी इस बार तैयार नहीं है, वो भी हम लोग तैयार करेंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे, है कि नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, बस आपका मोटिवेशन मोटिवेशन चाहिए। तो भैया लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपका मोटिवेशन मुझे आगे बढ़ाएगा।